जय हिंद, जय भारत साथियों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है इतिहास का पार्ट 5। हमने इतिहास के पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप उसको हमारे चैनल पे विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इतिहास का पार्ट 5 है। इतिहास के पार्ट 1, 2, 3, 4 में दोस्तों हमने डिफाइन किया है मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आगे। जैसे कि हमने बताया था कि पिछली वीडियो में हमने नालियों के बारे में पढ़ा था, उनकी सड़कें कैसी थी, उनका नगर नियोजन कैसा था। आज हम उनके बारे में और गहराई से चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति। वहाँ पे आय का प्रमुख स्रोत तो क्या था, वहाँ पे जो आय था, जो पैसा था, वो कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, इन सब के बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक स्थिति। दोस्तों ये आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति का मतलब है दोस्तों आय। आय का मतलब पैसा। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि जो हमारे घरों में भी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। हर किसी व्यक्ति को जो जीवन जी रहा है उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आय का मतलब होता है पैसा। तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में पैसा कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आय का प्रमुख स्रोत क्या था? आय का प्रमुख स्रोत, इसके 3 स्रोत माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है दोस्तों केवल और केवल व्यापार को। फिर माना जाता है कृषि को। फिर माना जाता है पशुपालन को। हम्म। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख कारक है जो आय के प्रमुख 3 कारक हैं। पहला व्यापार, दूसरा कृषि और तीसरा पशुपालन। तो दोस्तों सबसे मेन जो प्रमुख था वो सब क्या था? वो था व्यापार। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता, वहाँ के लोग क्या करते थे दोस्तों? वहाँ के लोग व्यापार करते थे एक देश से दूसरे देश में, वो भी जल मार्ग। जल मार्ग यानी कि जहाजों के द्वारा, शिप्स के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, वहां से हमें कैसे पता चला, इन इन बातों की हमें जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है? हमें मिली है वहां से प्राप्त बंदरगाहों से, वहां से प्राप्त मोहरों से। मोहरें मतलब किसी देश की मोहरें, जैसे कि मिस्र की मोहर मिली है हमें। हमारी मोहर अलग थी, मिस्र की मोहर अलग थी, मेसोपोटामिया की। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के, अलग अलग, मिस्र की मोहर अलग मिली है दोस्तों, और मेसोपोटामिया भी अलग मिला है। मेसोपोटामिया के साथ भी हमारे कनेक्शन माने गए हैं। मेसोपोटामिया आता है दोस्तों इराक में, दजला फरात नदी के बीच में। ठीक है दोस्तों। तो अब हम समझते हैं कि जो आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था व्यापार। अब जो व्यापार था ना दोस्तों, ये व्यापार सबसे प्रमुख इसलिए माना गया क्योंकि वहां से प्राप्त हमें बंदरगाह, बंदरगाह हमें वहां पे प्राप्त हुए बंदरगाह। और यहाँ के लोग, हमारे जो लोग थे वो वहां जाकर व्यापार करते थे, वहां के लोग यहाँ आकर व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर पे माना गया कृषि को, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो व्यापार का, जो आय का प्रमुख स्रोत था दोस्तों, वो था कृषि। फिर बात आती है तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे माना जाता है पशुपालन को। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सभ्यता थी उसका नाम हमने जो रखा है वो क्या रखा है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता। लेकिन हमें प्राप्त दस्तावेजों से हमें ये जानकारी मिली है कि हमारी सभ्यता को मेलुआ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेलुआ। मेलुया। मेलुया कहा जाता था। किसको? हमारी सभ्यता को मेलुआ कहा जाता था। और 2 जगहें हमें प्राप्त हुई हैं। कौन सा? दिलमुन। एक तो दिलमुन और दूसरा दोस्तों माकन। ये 2 जगहें दोस्तों, दिलमुन और एक माकन। यहाँ पे क्या होता था दोस्तों? टैक्स दिया जाता था। क्या दिया जाता था? टैक्स। हमारी सभ्यता वहां पे जाती थी, वहां के बीच में जो रास्ते पड़ते थे जिनका नाम था दिलमुन और माकन। अब इन रास्तों पे क्या करते थे दोस्तों? वो लोग लगते थे टैक्स। अब ये लोग क्या करते थे? टैक्स दिया करते थे। वहां पे जाकर जो भी उनका टैक्स हुआ करता था उसको ये पे करते थे, तब जाके वो आगे जाने देते थे। तो हमें ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त हुई? हमें ये सब चीजें दस्तावेजों के द्वारा प्राप्त हुई। जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी लिपि है, इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये बहुत ही टफ है। लेकिन जो दूसरी सभ्यताओं से प्राप्त हमें जो
प्राप्त हमें दस्तावेज प्राप्त हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है, उसको हमने पढ़ा है, समझा है, तब जाके उसकी जानकारी से हमने अनुमान लगाया है। ये सब चीज़ें दोस्तों अनुमान लगाई जाती है, कन्फर्म कुछ भी नहीं होता है, कन्फर्म नहीं होता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है जो कि प्राप्त दस्तावेजों से, भौतिक सामग्रियों से, भौतिक जगहों से, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके तब जाके अनुमान लगाया जाता है। और दोस्तों जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था वो सब क्या था? वो था वस्तु विनिमय। क्या था दोस्तों? वस्तु विनिमय। अब इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या चीज होता है। वस्तु विनिमय वो प्रणाली होती है जो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज कर ली जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मेरे पास गेहूं है, अंदाजा लगाइए दोस्तों, मतलब आप सपोज करिए कि मेरे पास गेहूं है और आपके पास कोई चावल है या कोई और वस्तु है जिसे मुझे आवश्यकता है, मुझे उसकी आवश्यकता है, आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, आपको उस गेहूं को आपको दे दूंगा, आप मुझे क्या दोगे बदले में? जो मुझे आवश्यकता है। समझ गए दोस्तों, यही सब चीजें क्या होती हैं? वस्तु विनिमय। ये प्रणाली बहुत प्रचलित थी, बहुत पुराने समय से चलती आ रही थी, लेकिन अब वास्तव में ये प्रणाली खत्म हो चुकी है। उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? उसका प्रमुख कारण है जैसे कि सिक्के मान लीजिए या नोट मान लीजिए, जो सरकारी नोट है या सरकारी सिक्के हैं, वो सब प्रमुख कारक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि क्या है? कृषि। हमने अभी पढ़ा किसके बारे में दोस्तों? हमने पढ़ा व्यापार के बारे में। हमने अभी व्यापार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कृषि के बारे में। तो समझने वाली बात यह है कि जो भी नगर थे यहाँ के, हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर पाए गए हैं, वो सब किसी ना किसी नदी के किनारे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ना कोई नगर किसी नदी के किनारे है तो क्या होगा दोस्तों? वहां की जो जमीन है वो उपजाऊ होगी। अब उपजाऊ होगी तो वहां पे कोई भी खेती की जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता था कि कृषि भी होती थी। व्यापार तो था ही, लेकिन कृषि भी मेन मुद्दा था, क्योंकि हर एक नगर किसी ना किसी नदी के किनारे है, इसलिए वहां की उपजाऊ भूमि का फायदा उठाते हुए वहां पे खेती की जाती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लगभग सभी प्रकार की फसलें मिली है, लेकिन जो गन्ना था दोस्तों, गन्ने की हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सभी प्रकार की लगभग में सभी प्रकार की हमें फसलों की जानकारी मिली है, लेकिन जो गन्ना था दोस्तों, उसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा मतलब पशुपालन। पशुपालन इसका तीसरा आएगा प्रमुख स्रोत था। दोस्तों ये जो पशुपालन था, पशुपालन में लगभग सभी जानवरों की जानकारी मिली है, लेकिन एक जानवर को छोड़ के, जो था शेर। शेर की जानकारी हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई है। वहां पे लगभग सभी जानवरों की जानकारी मिली है, लेकिन जो शेर था उसकी जानकारी नहीं मिली है। और दोस्तों जो हाथी था, कौन? हाथी और घोड़ा। हाथी और घोड़ा की जानकारी मिली है, लेकिन दोस्तों इन्हें कभी पालतू नहीं बनाया गया। क्या नहीं बनाया गया? पालतू। पालतू मतलब जैसे कि इस टाइम पे वो जू में है या हमारे वश में एक तरह से कहा जाए वो ट्रेन है। अब उनको कभी भी हमने ट्रेन नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, ये बस इतना ही था आर्थिक स्थिति। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब बात करते हैं माप तौल व्यवस्था की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, मतलब वे जानते थे कि कितने का गुणज होता है, कितने का वजन होता है, इन सब के बारे में परिचित थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो माप तौल व्यवस्था थी, वहां पे 16 के गुणजों का प्रयोग किया जाता था। 16 के गुणज का प्रयोग करके वो बांट के रूप में प्रयोग करते थे दोस्तों। बांट के रूप में 16 के गुणजों का प्रयोग करते थे। और हमें जो एक जगह है सुरपोतदा, सुरपोतदा। दोस्तों ये सुरपोतदा नाम की जो जगह है ना, यहाँ पे हमें एक तराजू का पलटा मिला है। क्या मिला है? तराजू का पलटा। दोस्तों ये जो सुरपोतदा नाम की जगह है, वहां पे हमें तराजू का पलटा मिला है। और ये माप तौल के लिए 16 के गुणजों का प्रयोग करते थे, यानी 16 के गुणजों के बाट बनाते थे। जैसे कि इस टाइम पे हमारे में चल रहा है 50 का, कभी 10 का, कभी 20 का, 100 का, 1 किलो का, यानी 1000 ग्राम का। ऐसे करके उनके यहाँ पे 16 के गुणजों का बाट का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, वो थी भाव चित्रात्मक। कौन सी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब दोस्तों जो भाव से बनाई जाती थी। जैसे कि वहां पे हमें ड्राइंग सी मिली, जैसे किसी मछली के आकार की, कोई इंसान के आकार की, कोई ऐसे करके दोस्तों कुछ भी, मतलब भाव चित्रात्मक मिली है, लेकिन उसको अभी तक समझा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिक्टोग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि की जानकारी मिली है, वो कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और
ये जो ग्राफी का नाम क्या है दोस्तों? पिक्टोग्राफी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के मृत भांडों की हमें जानकारी मिल रही है, मृत भांड मतलब जो मिट्टी के बनाए जाने वाले बर्तन, हमें इसकी जानकारी मिली है दोस्तों। ये लोग कुम्हार के चाप से परिचित थे। ये लोग कुम्हार के चाप से दोस्तों क्या थे? परिचित थे। ये जानते थे कुम्हार के चाप को, यानी कि ये बनाना जानते थे। किसको? जो भी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे उनको ये बनाना जानते थे, भली बात ही। तो दोस्तों क्या था, ये जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे ये लाल रंग के होते थे मोस्टली और गुलाबी रंग के। तो दोस्तों ये जो मृतभांड थे वो लाल और गुलाबी रंग के बनाए जाते थे, मोस्टली रंग होते थे इनमें। और इनकी जो कलाकारी यानी कि जो बॉर्डर था उसको किया जाता था काले रंग का। काले रंग का बॉर्डर हमें दिया जाता था, मतलब उस टाइम पे जब बनाते थे ये लोग लाल रंग का मटका बनाते थे या गुलाबी रंग का बनाते थे, उसका जो बॉर्डर था दोस्तों उस पर क्या करते थे ये लोग? काले रंग की चित्रकारी करते थे, काले रंग का पट्टा सा बनाते थे, एक तरह से कहा जाए तो। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहरे से परिचित थे, यानी कि वहाँ के लोग मोहरे भी बनाते थे। जो मोहरे किसकी बनी होती थी? मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की जो मोहरे बनी होती थी। और ये जो मोहरे थी दोस्तों ये 3 प्रकार के इसमें मिलती है हमें आकार में। ये एक त्रिभुजाकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार, गोलाकार और वर्गाकार। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की हमें मोहरे मिली, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिली है वो कौन सी है? वर्गाकार। वर्गाकार सबसे ज्यादा। ज्यादा कौन सी बोली है दोस्तों? वर्गाकार। त्रिभुजाकार मिली है, गोलाकार मिली है और वर्गाकार मिली है हमें। तो ये किसकी बनी होती थी दोस्तों? मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की। और ये हमें 3 साइज में मिलती है, सबसे ज्यादा मिली हमें किसमें? वर्गाकार में। अब बात करते हैं, ये जो एक कालीबंगा नाम की जगह है दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा नाम की जगह पे हमें एक बेलनाकार मोहर भी मिली है। बेलनाकार। अब ये बेलनाकार क्या है? जो बेलन के आकार की मोहर है, इस टाइप की मान ले सकते हैं आप। इस प्रकार की हमें मोहर मिली है, यानी कि ऐसे मान लीजिए आप, इस प्रकार की लगभग की हमें मोहर भी मिली है। कहाँ से? ये मिली हमें कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और है इसमें, इसमें जो सबसे ज्यादा मोहरे, सबसे ज्यादा मोहरे, सबसे ज्यादा मोहरे हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। और सबसे ज्यादा लिखित मोहरे, सबसे ज्यादा लिखित मोहरे हमें कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? हमें मिली है वो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो समझने वाली बात यह है कि हड़प्पा में जो सबसे ज्यादा बनी हुई मोहरें थी वो मिली हमें हड़प्पा से, जो सबसे ज्यादा लिखित मोहरें थी वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, मोहरों के बारे में बस इतना ही है, ज्यादा कोई इतना डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली इतना पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी? वो किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। वो किस आकार में मिली हमें? 3 आकार तो ये मोस्टली थे, लेकिन एक चौथा आकार भी कौन सा है? बेलनाकार है, जो कहाँ से मिला है दोस्तों? हमें कालीबंगा से मिला है। और जो वर्गाकार मोहरी थी, सबसे ज्यादा मोहर कौन सी थी मिली है? हमें वर्गाकार मिली है। सबसे ज्यादा मोहर कहाँ से मिली है? हमें हड़प्पा से। और सबसे ज्यादा लिखित मोहरें कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से। बस इतने ही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इतना डिटेल में पूछता नहीं है वैसे भी, बस यही पूछ सकता है जैसे कि सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, यानी कि टाइम पीरियड माना जाता है, वो कितना होता है दोस्तों? लगभग 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। जो इसका एग्जैक्ट टाइम है दोस्तों ये इतना माना गया है, 2300 बीसी से लेकर लगभग 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसका समय पीरियड था कितने से कितने तक है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए, कितने समय से कितने समय तक थी? वो 2300 बीसी से 1750 बीसी तक टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों सिंध घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की, हमें जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे हमने अनुमान लगाया है दोस्तों कि अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। एक था दैहिक, एक समाधिकरण और एक आंशिक अंतिम। अब इसको समझने की बात है दोस्तों। अब जो दैहिक अंतिम संस्कार था दोस्तों, ये जो दैहिक अंतिम संस्कार था इसमें व्यक्ति को जलाया जाता था और जलाने के बाद उसके जो राख थी, जो भी अस्थियां थी, उसको कलश में भरकर दफना दिया जाता था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं समाधिकरण की। समाधिकरण में क्या किया जाता था? व्यक्ति को दफनाया जाता था। और बात करते हैं किसकी?
आंशिक अंतिम की। आपके मन में ये डाउट होगा कि आंशिक अंतिम क्या है, इसको ही समझना होगा। दोस्तों इसको समझिए, ये जो आंशिक अंतिम था दोस्तों, इसमें क्या किया जाता था कि जो व्यक्ति था उसको मर जाता था या फिर वो जिंदा था, जिंदे में ही क्या करते थे दोस्तों, उसको खुले में छोड़ देते, या फिर मरने के बाद दोस्तों, मरने के बाद व्यक्ति को खुले में छोड़ दिया जाता था और उसको जानवर को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसको जानवर खा जाते थे, जो भी मांस वास था उसका खा लेते थे, जो बचा खुचा भाग होता था उसको जमीन के अंदर दफनाया जाता था। हमें इन सब की जानकारी मिली है। अब देखिए जो साधारण लोग होंगे, या तो उनको दहेज यानी जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा, या फिर जो कि जैसे चोर वगैरह हो गए या फिर जो भी अपराधी हो गए, उन व्यक्तियों को क्या किया जाता था, उनको ऐसी सजा दी जाती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं दफनाए गए व्यक्ति यानी कि समाधिकरण में जो व्यक्ति को दफनाया जाता था, तो वो किस प्रकार से दफनाया जाता था। ये अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों, जैसे कि रोपण, लोथल और कालीबंगा में अलग अलग जैसे कि शव होते थे, उनको किस प्रकार से दफनाया जाता था। उनको देखिए रोपण में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता है, यानी कि जिनका सिर होता था वो पूर्व में होगा, पैर उनके पश्चिम में होंगे। लोथल था दोस्तों, लोथल को पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी शव उनका पश्चिम में होगा, यानी सिर उनका पश्चिम में होगा और पैर उनके पूर्व में होंगे। और कालीबंगा में दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण में उनका शव होगा, यानी सिर होगा और पैर उनके होंगे उत्तर की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। हमें उनके शवों से प्राप्त हुआ है, जैसे कि एक व्यक्ति तो होगा नहीं दोस्तों, वहाँ पे जो भी शव हमें मिले हैं वहाँ से हमने अनुमान लगाया है कि कैसे कैसे व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे दफनाया गया होगा। ठीक है दोस्तों समाधिकरण में ये जो रोपड़ और ये लोथल, इन दो जगहों पे अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि इसको जो रोपड़ था इसमें मानव के साथ, इसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। और जो लोथल था दोस्तों, इसमें मानव के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसको? बकरे को। देखिए रोपड़ में कुत्ते के साथ दफने हैं, मतलब मानव के साथ कुत्ता दफना है, और लोथल में मानव के साथ बकरे दफनाने के साक्ष्य मिले हमें दोस्तों। ये केवल दो ही स्टेट में मिले हैं। कौन कौन से? एक तो रोपड़ और एक लोथल। ठीक है दोस्तों एक बात और आपको समझनी चाहिए, ये जो लोथल और कालीबंगा, लोथल से हमें 3 युगल समाधियां मिली है, 3 युगल, 3 युगल समाधियां मिली हैं। और कालीबंगा से हमें 1 युगल समाधियां मिली हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझिए क्या है। 3 युगल का मतलब पति पत्नी, जैसे कि आप समझ सकते हैं, उनको हमें दफनाने के साक्ष्य मिले हैं 3। वो कहाँ से? लोथल से। और कालीबंगा से 1, कालीबंगा से हमें 1 युगल समाधि मिली है और लोथल से हमें 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अंतिम संस्कार में बस इतना ही था। अब बात करते हैं सिंध घाटी सभ्यता के अन्य नाम, यानी कि सिंध घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता था। तो समझने वाली बात है, सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था, सिंध घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, मात्र संतात्मक सभ्यता के नाम से जाना जाता था, और शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। इसको समझते हैं कि ये इनके नाम क्यों पड़े हैं दोस्तों। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा नाम का स्थल खोजा गया था, हड़प्पा नाम की जगह खोजी गई थी दोस्तों, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सबसे ज्यादा नगर सिंध नदी के किनारे हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? सिंध घाटी सभ्यता। और जब खुदाई हुई थी दोस्तों, खुदाई के दौरान सबसे ज्यादा देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी प्राप्त हुई है दोस्तों? देवी की सबसे ज्यादा मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम मात्र संतात्मक सभ्यता भी पड़ा। और यह शांति प्रिय सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से कोई भी विशेष हथियार, हथियार तो होंगे दोस्तों लेकिन कोई भी विशेष हथियार नहीं थे, कोई भी विशेष हथियार नहीं थे। विशेष हथियार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि लड़ाई लड़ने वाले, जो भी लड़ाई लड़ने में जो भी विशेष अहम करते होंगे, योगदान देते होंगे, वो हथियार इनके पास हमें प्राप्त नहीं हुए। तो दोस्तों इसका नाम 4 अलग अलग नामों से पड़ा, अलग अलग कारणों से पड़ा इसका नाम 4। ठीक है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम थे। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या सम्मिलित होता है, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। जो समाज था दोस्तों वो कैसा था? मात्र संतात्मक था, मात्र संतात्मक। बात करते हैं प्रमुख पशु कौन सा था दोस्तों? प्रमुख पशु था कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। अब बात करते हैं प्रमुख पक्षी कौन सा था? वो था कबूतर, या बोलते हैं उसको फाख्ता,
कबूतर या फाख्ता। बात करें प्रमुख वृक्ष कौन सा था, पेड़ कौन सा था दोस्तों, वो था पीपल का। कौन सा दोस्तों, पीपल का। प्रमुख देवता कौन से थे, प्रमुख देवता थे दोस्तों प्रमुख देवता थे शिव या कहें उनको पशुपति। बात करते हैं प्रमुख देवी कौन सी थी, देवी थी मातृ देवी। बात करते हैं नदी कौन सी थी, सिंध नदी प्रमुख नदी जो थी। और चिन्ह कौन सा था दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह था। और प्रमुख फसल थी कपास। दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य है ना, महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ नहीं है, जो हमने ओवरऑल कितना पढ़ा है, जो मेन पॉइंट आते हैं, जो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, वही सब पॉइंट हमने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, समाज था, मैंने आपको बताया था मातृ संतात्मक था। मातृ संतात्मक इसलिए पढ़ा क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। प्रमुख पशु कौन सा था, कुबड़ वाला सांड था। प्रमुख पक्षी कौन सा था दोस्तों, कबूतर या फाख्ता बोलते हैं उसको। प्रमुख वृक्ष कौन सा था, पीपल था। देवता कौन से थे दोस्तों, शिव या पशुपति, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में। प्रमुख देवी कौन सी थी, मातृ देवी थी। नदी कौन सी थी, सिंध नदी थी, क्योंकि सिंध नदी के किनारे सबसे ज़्यादा नगर पाएंगे, इसलिए सिंध नदी सबसे प्रमुख थी। चिन्ह कौन सा था दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह था, ये हमने पहली वीडियो में आपको बताया। प्रमुख फसल कौन सी थी दोस्तों, कपास की प्रमुख फसल थी। तो दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी यानी सिंध घाटी सभ्यता को हमने 3 पार्ट के अंदर 4 पार्ट के अंदर हमने आपको ओवरऑल पूरा क्लियर कर दिया है। तो आप उसको फर्स्ट पार्ट से देख के, फर्स्ट पार्ट से आप लास्ट 5 तक अभी तक देख सकते हैं। उसके अंदर हमने पूरा सिंध घाटी सभ्यता को आपको डिफाइन कर दिया है। जो भी डाउट होंगे दोस्तों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो भी होंगे हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे, तुरंत आपका रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो इतिहास की महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, वो आपके दोस्तों को भी जानकारी उपलब्ध हो। इसलिए जय हिंद, जय भारत, बने रहें।